तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्लास 12 की पूरी किताब का निचोड़ करके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो आपके 2021 के इंटर की एग्जाम में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को कंप्लीट करेंगे आंसर के साथ। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व किया जाएगा आज की इस वीडियो में। और यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 1 परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 1 से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम लोगों की तैयारी करनी चाहिए, मतलब जिस क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक क्वेश्चन 2017 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। आंसर यानी उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके लिए उत्पादन करें कि केंद्रीय समस्याएं समझाइए। एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एक क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है फाइनल की परीक्षा में यानी इंटर की परीक्षा में। तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था में क्या, कितना और कैसे जैसी समस्याओं के समाधान के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, आपको गारंटी के साथ फर्स्ट डिवीजन आएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट, जैसे आपका कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा आंसर के साथ। मतलब आप लोगों को जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और आसानी से 60% प्लस यानी फर्स्ट डिवीजन आप आराम से ला सकते हैं। मतलब 300 प्लस मार्क्स जो आप आराम से ला सकते हैं। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 60% प्लस यानी 300 प्लस मार्क्स लाया था मात्र 10 दिन में। कितने दिन में, तो मात्र 10 दिन यानी 10 डेज में। देखिए 10 दिन में फर्स्ट डिवीजन कराने का रिकॉर्ड है। हमारी टीम ने मेहनत करके मात्र 10 दिन में फर्स्ट डिवीजन तक कराया है स्टूडेंट को। ओके, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको गाँव में नाम बने, अच्छा खासा मार्क्स आए, तो आप स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप भी 60% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट करना है, तो मात्र 51 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा जिससे आप आसानी से 300 प्लस मार्क्स ला सकते हैं मात्र 10 दिन में। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 10 डेज का यानी 10 दिन का समय है। तो जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और यदि आप कुछ पढ़े हुए हैं तो आपको फिर 400 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए 7493991890 7493991890। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल ग्रुप लिखकर मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। ओके, और पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिए। पिछली वीडियो में बताया था तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। सो आपके पास भी टाइम है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 51 रुपये में सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो है आसानी से दिखाई दे और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आगे देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया था कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो आंसर होगा असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को शामिल किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषणों की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, ना कि इकाइयों के समूह का। किसका अध्ययन है? तो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, ना कि इकाइयों के समूह का। आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? देखिए क्वेश्चन लगातार 2 बार पूछा गया है। बोल रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को पेज को 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में? तो 2 भागों में। एक साइड आपको लिखना होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे साइड आपको लिखना होगा समष्टि अर्थशास्त्र। आप देखिए आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या लिखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। दूसरा पॉइंट इसी का क्या होगा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए आप लोगों को किस साइड में लिखना है, अब आप लोगों को इस साइड में लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पहला पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर। दूसरा पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? यानी आर्थिक समस्या जो है वह क्यों उत्पन्न होती है? तो आंसर होगा आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, असीमित आवश्यकताएं। दूसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तीसरा, सीमित या दुर्लभ साधन। चौथा, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। पांचवा, चयन या चुनाव की समस्या। तो इस 5 पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हम लोगों को कितना क्वेश्चन करना है, तो हम लोगों को चैप्टर 1 से मात्र 6 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी करनी है। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी कीमत पे कर लेना है। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 2, उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। तो चलिए देखते हैं कि इससे कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हम लोगों को करनी है। तो 7 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी? यानी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोगों का देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है? व्हाट डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स? यानी मांग वक्र जो है वो नीचे क्यों गिरता है? तो आंसर होगा मांग वक्र नीचे गिरने के कारण निम्नलिखित है। मतलब जो मांग वक्र नीचे गिरता है उसका निम्नलिखित कारण है। कौन कौन सा? तो पहला कारण देखिए, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। दूसरा, क्रय शक्ति में वृद्धि, आयात अर्थात आय प्रभाव। और तीसरा देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापना प्रभाव। और चौथा क्या हो जाएगा? उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। तो इस 4 पॉइंट का आप लोगों को याद रखना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर रोक के भी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है? इसकी मान्यताएं लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? स्टेट इट्स एज्यूम्शन। यानी उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है? इसकी मान्यताएं लिखिए। तो आंसर यानी उत्तर, उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय करने की वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता है तब यह उपभोक्ता संतुलन की दशा कही जाती है। आगे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन,
मांग के नियम की विवेचना कीजिए। डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड, डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड, अथवा या फिर और मांग तालिका की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर देख लीजिए। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। दूसरे शब्दों में अन्य बातों के समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है तथा इसके विपरीत कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। आप लोग आराम से याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर रोक के भी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच क्या है? व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अथवा में देखिए मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ये सारा क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर होगा मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यहां देख सकते हैं हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, गिफिन वस्तु एवं सामान्य वस्तु के बीच अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन गिफिन गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो आंसर होगा सामान्य वस्तु तथा गिफिन वस्तुओं में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर देखिए, सामान्य वस्तु वह वस्तु है जिस पर मांग का नियम लागू होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है तथा कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। इसके विपरीत गिफिन वस्तु वह घटिया वस्तु है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात कीमत कम होने पर मांग कम होती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, याद कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए हम लोगों का दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो सामान्य वस्तु की मांग वक्र का ढालान ऊपर से नीचे बाएं से दाएं ओर होता है, अर्थात वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जबकि इसके विपरीत गिफिन वस्तु की मांग का ढालान नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यहाँ देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन मार्जिनल यूटिलिटी। आंसर देख लीजिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आगे देखिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में अंतर स्पष्ट हम लोगों को करना होगा। तो हम लोगों को फिर से क्या करना है, पेज को 2 भागों में बांटना है, एक साइड पूरक वस्तु और दूसरे साइड स्थानापन्न वस्तु। तो देखिए आंसर में पूरक वस्तु इस साइड में आपको क्या लिखना है, तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती है, जैसे पेन और स्याही। स्थानापन्न वस्तुएं संबंधित वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती है, जैसे पेप्सी कोला के बदले कोका कोला। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम समझाइए। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम को समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। तो आंसर होगा मार्शल के अनुसार एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम होती जाती है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का चैप्टर 3, उत्पादक, व्यवहार एवं पूर्ति, प्रोड्यूसर, बिहेवियर एंड सप्लाई। इसका देखिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें क्या है? व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें क्या है? तो आंसर होगा फर्म की अधिकतम लाभ की शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला शर्त देखिए यहाँ पे, फर्स्ट शर्त, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। सीमांत आगम बराबर सीमांत लागम अर्थात MR बराबर MC। दूसरा, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। ये दोनों इसका पॉइंट हुआ। आगे देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। तो आंसर होगा पूर्ति अनुसूची।
यह एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की कीमत तथा बेची जाने वाली मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र वह है जो विभिन्न कीमतों पर फर्म द्वारा दी गई पूर्ति को प्रकट करती है। आगे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? उत्पादन फलन क्या है? तो आंसर होगा उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादनों की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। आगे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटर्न टू स्केल? यानी पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है, सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा इन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। तभी उत्पादन साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। यहां देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों को अंकित कीजिए। मेंशन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधनों को अंकित कीजिए। तो आंसर होगा उत्पादन के साधनों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तो 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला देखिए भूमि यानी लैंड। भूमि का अर्थ केवल धरती से ही नहीं बल्कि भूमि का अभिप्राय प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सभी निःशुल्क उपहार है जो पृथ्वी के धरातल पर तथा उसके गर्भ में पाए जाते हैं, जैसे खनिज, वन, नदी, पर्वत आदि भूमि के अंग है। दूसरा देखिए हम लोगों का दूसरा पॉइंट, श्रम यानी लेबर। साधारण शब्दों में श्रम को शारीरिक श्रम से लिया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रमों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मजदूर, डॉक्टर, स्वर्णकर, इंजीनियर आदि। तीसरा पॉइंट, पूंजी अर्थात कैपिटल। पूंजी का अर्थ अर्थशास्त्र में भूमि को छोड़कर उत्पादन की और अधिक बढ़ाने में काम आए। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे हम लोगों का तीसरा, पूंजी यानी कैपिटल। पूंजी का अर्थ अर्थव्यवस्था में यानी अर्थशास्त्र में भूमि को छोड़कर उत्पादन की और अधिक बढ़ाने में काम आए पूंजी कहलाता है, जैसे औजार, मशीन, यातायात के साधन, नगद रुपया आदि। और चौथा पॉइंट देखिए हम लोगों का, साहस या उद्यमी एंटरप्राइज। प्रतियोगिता के युग में जोखिम का तत्व कदम कदम पर हो जाने के कारण आधुनिक युग में उद्यम का अधिक महत्व हो गया है। यहाँ हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, औसत लाभ कब न्यूनतम होती है? व्हेन इज एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम, यानी औसत लाभ कब न्यूनतम होती है? देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर होगा किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लाभ कहते हैं। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है, फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती है तथा क्रम में घटते प्रतिफल मिलने पर लागत बढ़ती है। इसी कारण उत्पादन आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती है, फिर न्यूनतम होकर स्थिर होती है और अंत में बढ़ती है। इसी क्रम के कारण औसत लागत यू अक्षर यानी आकृति का हो जाता है। कैसा होता है? तो यू आकृति का हो जाता है। आगे हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका ऑस्ट्रियन। ठीक है, ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर औसत लागत का अवसर लागत का प्रयोग किया। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना है। आगे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, बढ़ते प्रतिफल के नियम से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स? तो आंसर होगा उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। जब उत्पत्ति के अधिकांश साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को परिवर्तित किया जाता है तब उत्पादन में वृद्धि होती है तथा इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है। आगे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की पूर्ति एवं स्टॉक में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक ऑफ अ गुड्स, यानी किसी वस्तु की पूर्ति एवं स्टॉक में क्या अंतर है? तो आंसर होगा
स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास उपलब्ध है, जबकि पूर्ति वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में तथा किसी निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने को तत्पर है। यदि बाजार में वस्तु की कीमत कम है तो विक्रेता वस्तु का अधिक स्टॉक रखते हुए भी वस्तु की कम मात्रा बेचने को तैयार होंगे, अर्थात वस्तु की कीमत कम होने पर विक्रेता अपने पास उपलब्ध स्टॉक से कम मात्रा में पूर्ति करेंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चैप्टर 4। और अभी तक हम लोगों ने कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया, तो अभी तक हम लोगों ने 24 यानी 24 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए एक वीडियो दिख रही होगी, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। ये हम लोगों का सेट 2 हो जाएगा। और आज हम लोगों ने 1 से जो 24 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ये हम लोगों का सेट 1 है। तो हम लोग मिलते हैं फिर सेट 2 में, तब तक के लिए बाय। सेट 2 में हम लोग 4 से लेके आगे बढ़ेंगे।